गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ऐसा लेक्चर लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके इस आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर वो इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो वे अपने मार्क्स अच्छे अर्जित कर सकते हैं और टॉप रैंक तक आ सकते हैं। ठीक है, उनका सिलेक्शन होना पक्का हो सकता है। तो मैं ऐसे वीडियो रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा, पर उसके लिए सबसे उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका भी साथ मुझे मिले। ठीक है, तो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में इसे बनाया गया था। 1974 में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1974 में 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया था 1974 में। ठीक है, तो CRPC और IPC में क्या समानता है, मतलब कैसे जुड़ा हुआ है, लिंक कैसा है, उसे समझना होगा। समानता नहीं, लिंक कैसा है, वो क्या लिंक है दूसरे में। IPC में दो चीज़ें दी हुई हैं, एक डिफिनीशन, दूसरा पनिशमेंट। एक क्या दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है किसी अपराध का, और उसकी पनिशमेंट, दंड दिया हुआ है। तो IPC में 511 धाराएं हैं। सेक्शन जो है 511 है, जिसमें क्या दिया हुआ है, जो भी ऑफेंस है उनके बारे में बताया गया है। तो जैसे कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कर देता है, कोई थेफ्ट कर देता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अब थेफ्ट कर दिया, पनिशमेंट दी है IPC में 379 से लेकर 382 में। अब कार्रवाई कैसे होगी? तो कार्रवाई होने के लिए हमें जाना होगा CRPC के माध्यम लेना होगा कि पुलिस कैसे उसे गिरफ्तार करेगी, क्या वो संज्ञेय मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या बेलेबल ऑफेंस है तो उसे बेल मिल जाएगी, नॉन बेलेबल है तो उसे बेल मिलेगी, पर न्यायपालिका मतलब न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो वो सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा। इन सब तो ये लिंक जो है IPC से CRPC की है। बिना CRPC पढ़े आप IPC को मतलब उसका अर्थ नहीं रह जाएगा। IPC डिपेंड है किस पे? CRPC पे, और CRPC भी डिपेंड है आपकी IPC पे, क्योंकि कार्रवाइयाँ किस पे चलेंगी? जब कोई ऐसा डिफिनीशन पार्ट ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें आपको जो डिफिनीशन जो अपराध दिए हैं उनके बारे में बताया ही नहीं गया, तो कहाँ से कार्रवाई चलेंगी? तो CRPC बनाई गई, इसलिए CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता हिंदी में बोलते हैं 1973 की है, जबकि IPC कब की है? आपकी 1860 की बनी हुई है और 1862 में लागू हुई थी। ठीक है, 1862 में उसे लागू किया गया था, 1860 में वह बना था। तो CRPC आपको मैं बता दिया कि 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट सेक्शन की। इम्पोर्टेंट सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें यह बात किया गया है कि कहाँ मतलब भारत में कहाँ तक लागू है। तो ये सेक्शन 1 का क्लॉज 2 है, वह बताता है पूरे भारत में लागू है, पहला चीज़ है। दूसरा है कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में नहीं लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, परंतु 5 अगस्त 2019 में जब से उसे यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, तब से वहाँ भी लागू हो गया है। और जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड में लागू नहीं है ये, जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे ये लागू नहीं है CRPC मतलब प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि है, जिसमें प्रक्रिया दी हुई है, कैसे कार्रवाई होगी, न्यायालय कैसे संज्ञान लेगा, न्यायालय कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा, पुलिस कैसे अरेस्ट करे किसी व्यक्ति, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 में डिफिनीशन पार्ट है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2A, 2B, 2C, 2D, 2G, 2L, 2R, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना है आपको। तो पहला हम बात करते हैं 2A, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध हिंदी में बोलते हैं इसे। ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको क्या मिल सकता है? जमानत मिल सकता है, मतलब उसमें आपको अधिकार है कि आप जमानत कोर्ट या पुलिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक, जैसे मान लीजिए
एफ्रे है, दंगा है। आप क्या करते हैं, दंगा करते हैं कहीं पे। दंगा कैसे होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों आपस में पब्लिक प्लेस पर लड़ाई करते हैं, तो वह दंगा में आ जाएगा। और उसमें दंड किस में दिया हुआ है, 160 में दिया हुआ है। तो परंतु यह जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, तो आपको जमानत मिल जाएगी इसमें। तो आपने बेलेबल समझ लिया होगा क्या है। अब बेलेबल एक चीज़ और है, सीआरपीसी के जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें बेलेबल की बात की हुई है। कौन से ऑफेंस जो है आईपीसी के बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं, उसमें बात की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, अजमानती अपराध कौन से होते हैं, ऐसे अपराध जिसमें न्यायालय अपने विवेक से किसी व्यक्ति को क्या करे, जमानत दे सकता है या जमानत नहीं दे सकता। वो उस पर निर्भर है कि वह जमानत दे, मतलब बेल दे या न दे, वो उस पर निर्भर करता है। इसे अजमानती अपराध कहते हैं। ठीक है, जैसे सेडिशन। सेडिशन क्या है, 124A, जिसमें क्या किया गया है, आपको बेल नहीं दी जा सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये सेडिशन, राजद्रोह, क्योंकि ये राज के विरुद्ध अपराध है। इसमें आपको बेल नहीं दी जाएगी। हाँ, कोर्ट चाहे तो उसे अपने विवेक के अनुसार दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक है, टू बी चार्ज, आरोप बात करता है। टू बी, सेक्शन 2B सीआरपीसी का चार्ज की बात करता है। चार्ज मतलब आरोप, ऐसे जो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है, कहाँ पे आरोप लगाता है, कोई एफआईआर करके या दूसरा है परिवाद करके कोर्ट में, तो वहाँ पे जो चार्ज लगाता है किसी ने कि ये मर्डर कर दिया, ये चोरी कर दिया, थेफ्ट कर दिया, या इसने एक्सटॉर्शन किया, ये डकैती किया, या ऐसे जो भी अपराध आते हैं, ऑफेंस आते हैं, उनके बारे में बात अगर आरोप लगाता है तो चार्ज की बात होता है। अब चार्ज एक या एक से अधिक हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, तो ये सब बात करता है 2B। ठीक है, 2C बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध हिंदी में बोलते हैं इसे। सेडिशन 124 क्या है, सेडिशन एक मैं एग्जाम्पल सब में दिया हूँ मैं, सेडिशन आप समझ सकें कि क्या है। सेडिशन मतलब राजद्रोह। राजद्रोह 124A में आईपीसी में दिया हुआ है, जो किसी राज्य के विरुद्ध अपराध है एक, मतलब भारत राज्य विरुद्ध एक अपराध है, जिसमें आपको ये संज्ञेय मामला है, जिसमें पुलिस जो है, अब ये समझ लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस क्या करती है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। उसे कोर्ट से वारंट की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप सेडिशन राजद्रोह करते हैं, आपको पुलिस डायरेक्टली आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप थेफ्ट करते हैं, आपको डायरेक्टली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आप मर्डर करते हैं, आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जिसमें बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, मतलब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसने अपराध किया है, मतलब आपको नहीं, जो जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कर सकती है, जिसके ऊपर आरोप है। ठीक है, तो आपने समझ ही लिया होगा 2C। अब 2D कंप्लेन, परिवाद कहाँ किया जाता है, परिवाद कंप्लेन की जाती है सीधा कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, मजिस्ट्रेट परिवाद का संज्ञान लेता है, जबकि एफआईआर कहाँ दर्ज होती है, पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अन्वेषण कौन करता है, पुलिस करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला 2G इंक्वायरी है। इंक्वायरी मतलब जांच जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किया जाए। ऐसे मतलब ट्रायल के अलावा जो है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्ट अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जांच से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न, ऐसे प्रत्येक जांच जो इस संहिता का अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ है, विचारण से भिन्न, ट्रायल जो होगी, ट्रायल से पहले ही जो कार्य है, जो क्या करे, मजिस्ट्रेट करे या कोर्ट के द्वारा किया जाए, वहाँ आता है किसमें, वहाँ आता है आपका इंक्वायरी या जांच में आता है। ये जांच जो है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, डिफेमेशन, आईपीसी सेक्शन 499 में दिया हुआ है।
अब इसका ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं, कौन से हो सकते हैं। जैसे इसे बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। मैंने संज्ञेय अपराध बात कर ली थी, सेक्शन 2L में बात किया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा 2L में दिया हुआ है और इंक्वायरी 2G में दिया हुआ है। ठीक है, 2G में इंक्वायरी है, 2L में क्या दिया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध, इसे हिंदी में बोलते हैं। डिफेमेशन, जैसे मान लीजिए मानहानि है, किसी की मानहानि करते हैं आप, किसी के मतलब 3 लोग हैं, वहाँ पे आपने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि तुम तो ऐसे हो जो रात में चोरी करते हो किसी घर में, या मेरे घर में चोरी किए हो, तो ये मान लीजिए वो उसका डिफेमेशन हुआ किसी के सामने। तीसरा व्यक्ति अगर आपके सामने है या कहीं पे कोई व्यक्ति कोई पत्र लिखता है, उसमें किसी व्यक्ति को कुछ बोल देता है और वो पत्र को दूसरा कोई पढ़ लेता है, तो वहाँ डिफेमेशन हो गया। अगर कुछ गलत लिखा है तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय में जा सकता है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और यह शेड्यूल फर्स्ट में इन सभी बातों को रखा गया है, कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं। अगला है 2X वारंट केस means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life for a term exceeding 2 years। कहने का अर्थ यह हुआ, वारंट केस ऐसे केस मामले होते हैं जो अपराध, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास दंडनीय है, वे वारंट मामले कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस सेक्शन 2 तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 6 और सेक्शन 28 पे बात करेंगे।